हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं स्वामीनाथ जायसवाल। जब हम योगी आदित्यनाथ के बयान पर जा रहे थे या यूं कहे कि चर्चा पर जा रहे थे, उस दौरान स्वामीनाथ जी बोल रहे थे। लाल बाबू खान जी आरजेडी से प्रवक्ता हैं, दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लाल बाबू खान जी, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, क्या इसको आप तेजस्वी यादव की यात्रा का कार्ड के तौर पर देख रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं कि आपका एक सहयोगी बेहतर रणनीतिक चर्चा कर रहा है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? पूजा जी, सबसे पहले मैं आपके तमाम, एक तो इको हो रहा है, जरा इको ठीक करा दीजिए। लाल बाबू जी का आपको, इको ठीक आपके कीजिएगा तमाम प्लीज। को पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। आपने जो सवाल पूछा है उस पर तो मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन अभी जो मैं फिलहाल एक माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं जो कार्यक्रम था वो सुन रहा था, तो मैं जरूर चाहूंगा कि उस पर 2 लाइन अपनी बात को रखूं। अभी ये हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सेल्फ गोल करते जा रहे हैं। ये जो अभी जीएसटी का इन लोगों ने उत्सव मनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, ये जीएसटी छूट उत्सव ये लोग बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जनता इसे लूट उत्सव समझ रही है। ठीक है सर, आपने टिप्पणी कर ली, अब सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। सेल्फ गोल इसलिए मैंने कहा, ठीक है, कि जनता समझ चुकी है कि ये 8 सालों तक इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। यानी कि अगर आज इन्होंने ये जीएसटी पे छूट दी है, तो इससे पहले यानी कि 8 साल तक लगातार इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। इसलिए मैंने कहा कि लगातार ये लोग सेल्फ गोल करते जा रहे हैं। अब आता हूं मैं आपके बिहार के सवाल पे। तो कांग्रेस जो अपना यहाँ कार्य समिति की बैठक कर रही है, ये तो सराहनीय पहल है, सराहनीय कदम है उनका। मैं कहता हूं कि अगर एक परिवार में, अगर हमारा महागठबंधन तो एक परिवार है, अगर परिवार का कोई सदस्य मजबूत होता है, सशक्त होता है, तो इससे परिवार को मजबूती मिलती है। और जब परिवार मजबूत होगा तो ये तो बट नेचुरल है कि परिवार के अगल बगल जो उनके पड़ोसी हैं, उनका मोहल्ला है, उनका समाज है, उनका जिला है, उनका प्रदेश है, ऐसे ऐसे स्तर पर सब मजबूत होते चले जाएं। लाल बाबू जी, आपने स्वामीनाथ जी को कॉल करके ये नहीं पूछा कि भैया आजादी के बाद ही तुम्हें बिहार की याद आई है? पहले भी आ जाते, पहले भी कर लेते यहाँ पर सीडब्ल्यूसी की बैठक। इतना लंबा समय लगा दिया। आ रही हूँ स्वामीनाथ जी, आ रही हूँ मैं। ये एक सराहनीय कदम है कांग्रेस की तरफ से। अगर वो आज ही अगर वो इस बात को शुरू किए हैं, उन्होंने अगर बिहार में अपने आप को, अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है और जन जन के बीच जा रहे हैं, तो ये तो एक सराहनीय कदम है। ठीक है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। ठीक है। अमित तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अमित तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आरजेडी ने अभी रिसेंटली यात्रा निकाली, उससे पहले आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर के यात्रा निकाली। तेजस्वी और राहुल साथ में नजर आ रहे थे वोट अधिकार यात्रा के दौरान। क्या बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं इस तरीके के एक्शंस को देखते हुए? क्योंकि सीट शेयरिंग पर पेज तो आपके यहाँ भी फंसा हुआ है सर, और उसका कोई सॉल्यूशन अभी दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल पूजा जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मैं आपको, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं। देखिए पूजा जी, आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही हो, जैसा आपका भी प्रश्न था कि आजादी के बाद ऐसी पहली बार ऐसा क्या हो रहा है जो कांग्रेस को यहाँ पर बैठक करने की जरूरत पड़ रही है। अगर कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो यहाँ से देश विरोधी नारे ही लगते आए थे। पिछली बार सीडब्ल्यूसी हुआ था, वहां से गाजा के लिए उन्होंने प्रस्ताव निकाला था। इस बार सीडब्ल्यूसी हो रहा है, इसका प्रस्ताव इन्होंने पहले ही निकाल दिया है। पहले ही इनके नेताओं ने सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव लीक कर दिया है। क्या हुआ है देखिए, बिहार, तेलंगाना कांग्रेस ने, रेवंत रेड्डी ने क्या किया है, बिहार को बीड़ी से कंपेयर कर दिया है। तो इनके सीडब्ल्यूसी से क्या प्रस्ताव निकलने वाला है, इनके नेताओं ने पहले ही लीक कर दिया। उन्होंने कह दिया कि बिहार लीक करके आपको बताया। देखिए, हम सबको बताया है, आपने भी अपने चैनलों पे दिखाया है किस तरीके से ट्विटर के हैंडल पर बिहार इक्वल्स टू बीडी करके उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट निकाला था और फिर बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। तो हम सब ने देखा है, चैनलों पर चला भी है।
तो देखिए पूजा जी, जिस तरीके से ये बिहार को लगातार बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये जो बिहार है वो क्रांति की भूमि है, भक्ति की भूमि है, शक्ति की भूमि है। आज नवरात्रों का मौसम चल रहा है, ऐसे में देखिए किस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को गाली दी जाती है। उसके बाद बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से उनकी माता जी के एआई का वीडियो दिया जाता है। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि इस बार के विधानसभा के चुनाव से कांग्रेस और आरजेडी जड़ मूल से साफ होने वाली है। मां शक्ति का आगमन हो चुका है और यही वरदान भाजपा को देते हुए जाएंगे माता जी। हमने देखिए क्या क्या किया है, जिस तरीके से बिहार में आज डेवलपमेंट है। पूजा जी, हमें एक चीज लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का जो पैकेज है वो नहीं ले आ पाए नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़ करके बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करने का काम कर रही है। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं सर। उनका क्या है वो तो हम समझ लेंगे, वो बताने के लिए बैठे भी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं, कांग्रेस भी लगा रही है, आरजेडी भी लगा रही है। तो इनके पास आरोप लगाने के अलावा और करना भी क्या है पूजा जी? मेरा प्रश्न तो ये है, क्या जब ये सत्ता में थे पूजा जी, अगर 90 के दशक के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, 90 के दशक का कोई भी व्यक्ति आप उससे बात कर लीजिए, उसकी आत्मा कांप जाती है जब वो लालू और राबड़ी राज की बात करते हैं। आप समझिए किस तरीके से, आप याद कीजिए शिल्पी गौतम हत्याकांड, शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड, उसमें हस्तक्षेप किसका था? उसमें कौन सीधा आरोपी था? इन्हीं के नेता थे, आरजेडी के नेता थे। किस तरीके से एआईएस की एक पत्नी, एआईएस अधिकारी, उसकी पत्नी के साथ 2 साल तक बलात्कार होता रहा पूजा जी। और सिर्फ उसी का नहीं, उनकी माताजी का, उनके भतीजी का, उनके घर में जितने भी महिलाएं हाउस हेल्प के तौर पे काम करती, उन सब का अलग अलग अधिकारियों ने, अलग अलग नेताओं ने, आरजेडी के नेताओं ने ये काम कर, दुष्कर्म करने का काम किया। और इसमें कौन लिप्त पाया गया? लाल बाबू जी, आप काउंटर करना चाहते हैं? काउंटर करना चाहते हैं सर? इनके विधायक और उसके बेटे ये बिहार की बात कर रहे थे, बिहार को बदनाम करने की बात कर रहे थे। तो इनको बता दें कि बिहार कब बदनाम होता है। बिहार जब बदनाम होता है जब एक लड़की जो जख्मी हालत में होती है और एम्बुलेंस में चढ़कर अस्पताल के लिए रवाना होती है, तो एम्बुलेंस में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। बिहार कब बदनाम होता है? जब मेडिकल कॉलेज में घुसकर अपराधियों गोलियों से छलनी कर देते हैं एक दूसरे अपराधी को। बिहार कब बदनाम होता है? जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड होता है। बिहार कब बदनाम होता है? जब सृजन भ्रष्टाचार का आरोपी वो उसको खुला छूट दे दिया जाता है। बिहार कब बदनाम होता है? जब ये आपको पेपर लीक स्कैम का स्वामीनाथ जी, आपका काउंटर, आप काउंटर करना चाहते हैं? मशहूर है, उसको फ्री कर दिया जाता है। उसके खिलाफ कोई ठीक है लाल बाबू जी, समझ गई। स्वामीनाथ जी आपका काउंटर रहेगा, उसके बाद अमित जी आप जवाब दीजिएगा, दोनों का काउंटर हो जाएगा। अपनी बात को खत्म करूंगा। ये शिल्पी जैन हत्याकांड की बात कर रहे थे, शायद हमारे भाई को पता नहीं है कि स्नूप स्कैम हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे। और मानसी सोनी का नाम शायद आपको नहीं पता होगा। मानसी सोनी किस महिला का नाम है, जरा वो भी बताने का काम करेंगे ये। ठीक है स्वामीनाथ जी। एक मिनट मोहन पांडे जी, मैडम ये है कि जिस डीएनए टेस्ट करने की बात करते थे, बिहार का गौरव गया कि नहीं? डीएनए का गाली दिया गया, बिहारियों का गौरव खत्म हुआ कि नहीं? आज बिहार में एक इंडस्ट्रीज नहीं है। कहते हो कि मैं मजदूर रेल चला रहा हूं, यानी बिहार के लोग मजदूर हैं, और गुजरात में आप फैक्ट्री लगाओगे, बिहार में बेरोजगारी का खंभा डालोगी। और दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, एक लड़की का पीछा करके नहीं कहना चाह, जब व्यक्तिगत आएगा तो हम लोग कहेंगे कि लड़की का पीछा करके उसका क्या क्या किया गया था, चिररन, ये सारे जग जाहिर है। और इसमें कौन कौन संलग्न है? जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी अब जिस पद पे सर, पता है क्या होता है स्वामीनाथ जी, क्या होता है स्वामीनाथ जी, एक मैं अपने मन की बात बताती हूँ आपको। स्वामीनाथ जी मेरे मन की बात सुन लीजिए सर। स्वामीनाथ जी मेरे मन की बात सुन लीजिए। मैं महिला भी हूँ, ज़हीन भी हूँ, पत्रकार भी हूँ पेशे से, तो मेरे पास तीनों भाव हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब बीजेपी आरजेडी के ऊपर, आरजेडी बीजेपी के ऊपर, फिर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर अलग अलग लोग आरोप लगा रहे होते हैं ना, और महिलाओं को बीच में लेकर के आते हैं और बताते हैं कि इनके राज में इतने बलात्कार हुए, इनके राज में इतने बलात्कार हुए। असल में आप लोग ये बता रहे होते हैं कि हमाम में सारे नंगे हैं।
सर मैं ये बता रही नहीं, हूँ सर मैं आपको ये बता रही हूँ, मुझे एज अ दर्शक अगर मैं समझ लूँ, अगर मैं एज अ दर्शक समझ लूँ सर, तो मुझे ये समझ में आता है। दिनेश सिंह गेट जी के पास में जाऊंगी। दिनेश जी, महिला अस्मिता बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। उसके अलावा सीट शेयरिंग की अगर बात कर लें तो कांग्रेस के लिए एक कटेड़ी खीर है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार शायद कांग्रेस को उतनी सीटें आरजेडी देने के मूड में नहीं है। बोलिए जी। आप सभी को प्रणाम पूजा जी। देखिए, अगर कंपैरिजन करें पिछले एक मिनट आवाज थोड़ी को करिए। 1940 में, इससे पहले जब कांग्रेस की CWC की बैठक हुई थी, तो उस वक्त देखिए क्या था कि देश की जमीन बचाने की लड़ाई थी और देश की जमीन वापस लेने की लड़ाई थी। लेकिन अभी वही जो कांग्रेस है उसको अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ रही है आकर के बिहार में। तो देखिए अपने आप में बड़ा विडंबना की बातचीत है। दूसरी बात देखिए कि जैसे एक तरह से अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब किसी को भी बुरा लगे तो मैं इसमें देखिए कुछ नहीं कर सकता, आकलन जो सीधे तरीके से नजर आ रहा है कि दोनों पार्टी जैसे कि मुख्य जो स्टेक होल्डर्स हैं महागठबंधन में, जैसे कांग्रेस हो गई आरजेडी हो गई, तो इन दोनों के बीच की जो रस्साकसी यही कहीं ना कहीं ना ले डूबे। लेकिन दिनेश सिंह जी, एक विषय और है सर, मैं वो भी आपसे समझना चाहती हूँ। एक तरफ कांग्रेस है, आरजेडी है, आरजेडी अपनी रस्साकशी कर रही है, अपनी तरफ से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस अपनी तरह से आगे बढ़ रही है सर। लेकिन बीजेपी और जेडीयू में भी सब कुछ ऑल इज वेल है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीते दिनों जिस तरीके से राजपुरा के अंदर अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर कर दिया और बोला कि भैया बड़े भाई की भूमिका में तो हम ही रहेंगे चाहे जो हो जाए, और बीजेपी भी लगातार इस बात को बार बार प्रोमिनेंट तरीके से कॉन्टिन्यूअसली इस बात को कोड कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़े भैया की तरह हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिनेश जी बोलिए। आप नहीं सुन पाए पूजा जी? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं दिनेश जी? हाँ जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस और आरजेडी के अंदर कला कलेश सीटों को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार अश्योरिटी नहीं है कि 70 पर लड़ेगी या कितने पर लड़ेगी, शायद ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो। और बीजेपी और जेडीयू के अंदर भी सब कुछ ठीक है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार बीते दिनों अपने कुछ कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन कर चुके हैं। देखिए पूजा जी, दोनों में जैसे अंतर की अगर बातचीत करें तो मैं सीधे तरीके से अगर बताऊं बिल्कुल स्पष्टता से, तो देखिए मतलब जो एनडीए गठबंधन है उसमें सिर्फ मतलब मान के चले कि मांझी जी और चिराग पासवान, तो दोनों दलित नेता, उनको लेकर के जो उनकी सीट्स को लेकर के जो बातचीत जो हो रही है उसमें रस्साकसी, और बाकी बीजेपी और जेडीयू के बीच में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी दिक्कत कुछ होगी। करीब करीब सहमति बन चुकी है कि दोनों करीब करीब बराबर सीट्स पर लड़ने का काम करेंगे। एक दो सीटें ऊपर नीचे हो दोनों की तो बात अलग होती है। दूसरी बात आते हैं महागठबंधन की बातचीत पर, तो देखिए उसमें स्पष्टता से साफ चीज नजर आ रही है कि दोनों ही पार्टी अपने, जैसे कि मतलब जैसे तेजस्वी हैं तो उन्होंने साफ बोला अपने तरीके से कि 130 सीट हमें चाहिए। बाद में ठीक है उन्होंने अब समझौते के रास्ते की मतलब बातचीत की कुछ की, लेकिन कांग्रेस जो थी, कांग्रेस भी कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं। और जिससे पहले जैसे कन्हैया कुमार की जो रैली निकाली गई उसमें भी एक तरह से आरजेडी को दरकिनार करने का काम किया था। और इसी तरीके से तेजस्वी जी जो है, तो इन्होंने अपने तरीके से जो अपना एक तरह से रास्ता जो चुन रखा है, तो उन्होंने एक तरह से कर रखा है कि ठीक है कि कांग्रेस आएगी तो अच्छा है, नहीं आएगी तो हम लोग अपने तरीके तैयार हैं। और इनका जो सीडब्ल्यूसी को आप कैसे कोड करते हैं सर? सीडब्ल्यूसी की अगर मैं बात करूं तो कैसे कोड करते हैं आपसे? मैं देखिए इसका कंपैरिजन जैसे कि 2023 में भी जैसे इन्होंने इस तरह की तेलंगाना में की थी, और उसमें उस टाइम क्या था कि वहां पर उससे पहले उनके पास में 19 सीटें थी, उतनी 19 सीटें बिहार में, और उसके बाद में जैसे कि उनका वोट शेयर भी करीब 10-11% बढ़ा, और उसके बाद करीब 45 सीट, क्योंकि 64 सीट्स पे बाद में उसके बाद में 64 या 65 सीट्स पर जो है कांग्रेस वहां पर आई और सरकार बनी। तो उसी तरीके से इनको लगता है कि शायद हम लोग यहाँ पर अपने तरीके से और अपना मजबूती से यहाँ पर पैर जो है जमा पाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं इस तरीके से, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या कि वहां पर क्या था एग्रेसिव। स्वामीनाथ जी आपका काउंटर रहेगा इसके बाद। हाँ बोलते रहिए सर, बोलते रहिए आप। हाँ देखिए चीजें क्या होता है, युद्ध हो गया या चुनाव हो गया पूजा जी, वो हमेशा एग्रेसिव मोड पे और एमएलए के बिल्कुल फ्रंट फुट पे होकर खेला जाता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव, यानी कि जो वार आ रहा है उसको सिर्फ बचाने का काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए सुसाइडल मतलब जो है साबित होगा। और एग्रेसिव होकर के नहीं करेंगे, मतलब लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे चुनाव में, तो उस तरीके से फिर क्या। लेकिन बिहार के अंदर सिचुएशन है कांग्रेस की एग्रेसिव होने की सर? बिहार के अंदर कांग्रेस की सिचुएशन है एग्रेसिवनेस की? नहीं बिल्कुल नहीं है। डिफेंसिव सिर्फ डिफेंस कह लो, कोई इनका एक्शन मोड पे नहीं है सर। मैं स्पष्ट से आपको बताता हूँ। ठीक है स्वामीनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर दिनेश सिंह गेट जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने डिफेंसिव खेला तो आप के लिए सुसाइडल नोट जैसा होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट के जैसा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा भी एग्रेसिव नहीं हुए तो वो भी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। मैं आपसे सर ये समझना चाहती हूँ कि क्या तेलंगाना वाला एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या बिहार के अंदर गैरअप करने की कोशिश है स्वामीनाथ जी?
मैडम, जिस तरह से बिहार में हम लोग मजबूती से अपना गठबंधन धर्म निभा रहा है, इधर उधर की बात ना कर, बता तेरी कारवा कहाँ लुटी। और जब इनके अंदर खुद सीट फुलवल है और खुद जीतन राम मांझी कहते हैं हमको इतना सीट चाहिए, और यानी पासवान कहते हैं हमको इतना सीट चाहिए, पहले अपने घर में झांक ले या दूसरे पे उंगली उठाए। हमारा गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। और आज बिहार के एक एक बच्चा घर से निकलता है तो कहता वोट चोर गद्दी छोड़। जान गया है कि वोट चोरी हुई, और जिस तरह से लोगों को ये लोग नकेल कसकर, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी और पलायन और वहां का व्यवस्था को, जिस तरह से व्यापारी सुरक्षित नहीं है और कोई वहां पर महिला सुरक्षित नहीं, और जिस तरह से अभी योगी जी का ढोल पीटते देखी होंगी कि ये लोग चोर मचाए, सो ढोल खुद ही डकैती करके कहते हैं कि हम चोरी नहीं किए, चोर खुद ही शोर मचाता है। उसी तरह रवि किशन आए और बोल रहे थे कि अरे बाप रे इतना छूट हो गया, 1000 का सूट 4 हो गया 400 रुपया में, इतना जीएसटी में छूट। ये लोग ढोल पीटने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब देश समझ गया, जिस तरह से मोदी जी, भाइयों बहनों मित्रों, 50 लाख करोड़ दूं कि 1.25 लाख करोड़ को दूं, लो बिहार को दिया, विशेष दर्जा दिया, बिहार का अपमान भी किया, डीएनए टेस्ट। लेकिन स्वामीनाथ जी मुझे ये बताइए कि किसी के घर में ब्याह नहीं होगा तो ढोल क्या खलिए पीट लेगा क्या? गधेल होगा तो ना ढोल पिटाएगा। मोहन पांडे जी, कुछ तो हुआ है तभी ना ढोल पिट रहा है। पुल गिर रहा है, इंजीनियर के घर करोड़ों रुपया मिल रहा है, चोरी हो रहा है। अमित तिवारी जी काउंटर रहेगा आपका, अमित तिवारी जी काउंटर रहेगा। और अब चोर मचा रहे हैं शोर। अब ये वोट चोरी तो हुआ है, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि तेलंगाना वाला एक्सपेरिमेंट आप बिहार में, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि तेलंगाना वाला एक्सपेरिमेंट आप बिहार में कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि ढोल फर्जिए पीट रहे हैं। हम बिहार के हैं, हमारा गौरव जाग गया है। आप पलायन इनका जरूरी है, ये गुजरात जाके झाल बजाएंगे। अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो देखिए, आपने तो कांग्रेस को इतना समय दे दिया, जितना उनकी सीटें भी नहीं है उससे ज्यादा तो वो समय आपने उनको दे दिया। सर आज टॉपिक उनका सेंट्रिक है, इस वजह से उनको समय मिलेगा ही, चाहे जो भी कर ले हम, मिलेगा उनको समय। बोले जी। देखिए पूजा जी, थोड़ा समय दीजिएगा, 2:1 है तो सबके सवालों का मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जीएसटी में ये लूट कर रहे हैं, छूट के नाम पर ये लूट रहे हैं जनता को। तो जीएसटी में जो लूट रहे हैं उसमें आधा हिस्सा तो राज्यों को भी जाता है। तो क्या जहां जहां इनकी सरकारें हैं जिन राज्यों में, तो क्या ये मानते हैं कि उस लूट में ये भी शामिल थे? इनको मानना चाहिए ना कि हमने भी लूट किया। देखिए आप ये इस तरीके से डिस्टर्ब करते रहेंगे पूजा जी, तो ऐसा नहीं चलता है। स्वामीनाथ जी मुझे ऑर्डर डाउन कराने पड़ेगी। आप बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं स्वामीनाथ जी, ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए। मैंने बात शालीनता से सुनी है, हिम्मत रखनी चाहिए। अगर सच सुनना है तो सच बोलना है तो सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। देखिए इनको मानना चाहिए कि अन्य राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं उस लूट में ये भी शामिल थे, तो लूट के भागीदार तो ये भी हुए। अगर इसको ये लूट कह रहे हैं तो, बल्कि जनता में उत्साह है पूजा जी, आप सड़कों पे निकलिए, भरपूर शॉपिंग हो रही है, प्रोडक्ट कंजम्पशन भरपूर बढ़ रहा है और जनता खुश है। देखिए फिर ये बिल बिलाने लगे, स्वामीनाथ जी थोड़ा सा समय पे इनका संपर्क आता है, ये बिल बिलाने लगे। उसके बाद इन्होंने बात करी परिवार की। आरजेडी के प्रवक्ता ने बोला कि इंडी अलायंस एक परिवार के समान है, तो परिवार के समान तो है पूजा जी। तेजस्वी यादव की रैली में रोहिणी आचार्य का जिंदाबाद हो रहा है, परिवार तो एकजुट दिख रहा है सबको। मीसा भारती अपना दावा ठोक रही है आरजेडी पे, रोहिणी आचार्य जिन्होंने किडनी दिया है बाबूजी को वो अपना दावा ठोक रही हैं, वो तेजस्वी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो खींचातानी तो बनी हुई है। तेजस्वी यादव हर मंच से यही जरूर कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जवान नहीं हिल रही है जो ये कह दे कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। तो परिवार में कितनी एकता है और कितना सौहार्द है ये सबको दिख रहा है और बिहार की जनता भी देख रही है। दूसरी बात हमें एक चीज समझनी पड़ेगी पूजा जी, जो मैं अपने पहले वक्तव्य में कह रहा था कि जब आप 90 के दशक से किसी भी व्यक्ति से बात कीजिएगा तो उसकी आत्मा कांप जाएगी उस दौर को याद करते हुए। चंदा बाबू, उनके 2 बच्चे 23 साल और 18 साल के 2 बच्चों को तेजाब में जिंदा जला के मार दिया गया, मात्र 2 कट्ठा जमीन के लिए। और ये किसने किया था? जिसकी जय जयकार अभी तेजस्वी यादव कर रहे थे, शहाबुद्दीन ने, जिसकी जय जयकार वो थक नहीं रहते करते हुए, शहाबुद्दीन की जय जयकार करते हुए उसने किया था। तो जब
मुख्यमंत्री का आवास अपराधियों का अड्डा बन जाए, जब मुख्यमंत्री का आवास अपराध और अपराधियों का कमांड सेंटर बन जाए, जब वहां से निर्देश जाने लग जाए, तो संकट बढ़ जाता है। और यही काम उनके काल में हुआ है। अपराध हमारे काल में भी हुए हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर कोई कोई प्रश्न नहीं, ना ही हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, ना ही उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उसका पुलिस में उसको दर्ज किया जाता है। पहले तो पुलिस में कोई कार्रवाई ही नहीं होती थी। पहले तो देखा जाता था कि अपराधी कौन है, अगर अपराधी आरजेडी का हुआ तो पुलिस में एक सामने में उसका नाम तक नहीं लिखा जाता था। ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बैठे हुए ये तो कथाकथित ये तो पूरे भ्रष्टाचारी लोग हैं, कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हैं, चारा चोर हैं, रेलवे घोटाला चोर हैं, जॉब के मामले में इन्होंने जमीन लेके किया है, इस पे घोटाला किए हैं, तो हर चीज में इनके हर एक कार्यकलाप में तो लूट है, चोरी। ठीक है अमित तिवारी जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा मॉडल देना चाहते हैं सर, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 43 हो गए तो हम वाइंड अप की तरफ चूंकि आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास 5 से 7 मिनट ही है, तो मैं जवाब ले लूं तो ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रही है, तेजस्वी यादव ने अभी रिसेंटली यात्रा करी, उसके पहले ये एक और यात्रा निकाल चुके हैं। बीजेपी फ्रंट फुट पर बहुत एग्रेसिवली टारगेट कर रही है कांग्रेस और आरजेडी को भी, यहां पर भी मैं देख रही हूं। ठीक है, ये दोनों बैठे हुए हैं, आपको टारगेट करना है इनको, इसलिए आप कर रहे हो, समझ में आता है, लेकिन ग्राउंड पर आपके लीडर्स भी कर रहे हैं। क्या ये समझ लिया जाए कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग एजेंसीज की, उसके बाद दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या आपकी? क्योंकि 2020 की अगर मैं बात करूं तो आपका आंकड़ा कम हुआ था, भले ही सरकार आप बना पाए थे, लेकिन आंकड़ा कम हुआ था आपका। अगर ये सीट शेयरिंग ठीक से कर पाते शायद, तो गवर्नमेंट ना होती एनडीए की। बिल्कुल पूजा जी, देखिए जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट का एक मॉडल बिहार में हमने स्थापित किया है कि जहां आपका 8,000 पर कैपिटा इनकम से लेकर जो हम 17,000 तक पहुंचा पाए हैं और आगे भी हम उसको बढ़ाने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको देखते हुए जनता वोट करने जा रही है। जनता विकास के मुद्दों को देखते हुए वोट करने जा रही है। जो हम 6 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, हमारा विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में हम अभी लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए। हमारा अमृतसर, कलकत्ता और गया जी, इसको लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो ये क्लस्टर, इन सारी चीजों को देखते हुए जनता वोट करने जा रही है। सर अमित जी मेरी बात सुनिए सर, सब कुछ जा रहा है, होने जा रहा है, चल रहा है, इसमें है ना, फ्यूचर टेंस में है सब कुछ, कुछ भी प्रेजेंट टेंस में नहीं है। पूजा जी, लालटेन के दौर से निकाल कर लाने के लिए बिजली तक मैं सोच ही नहीं थी कि आप इस पर आएंगे, मैं सोच ही नहीं थी कि आप इस पर आएंगे। लालटेन की तो आज जनता लालटेन को बुझाकर कूड़ेदान में फेंक चुकी है। लाल बाबू खान जी, काउंटर रहेगा आपका। लाल बाबू खान जी, स्वामीनाथ जी आ रही हूँ, देखिए उन्होंने लालटेन का जिक्र किया है, पहले उनको काउंटर करने दीजिए, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। लाल बाबू खान जी, काउंटर आपका, बोलिए। पूजा जी, मैं एक मिराज फैजाबादी के शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। यार आरजेडी से वो शायरी कर रही है। तो बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, टाल देने से कोई मसला का हल नहीं होता, एक न एक दिन तो कोई फैसला करना होगा, अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए इसी नस्ल को जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो सबसे पहले मैं इनकी बात को इन्होंने याद दिलाया, वो तेजाब हत्याकांड वाला मामला। यादव परिवार को सुरक्षित रखेंगे और नस्लों को बर्बाद कर देंगे, यही इनका कांड है। जिस कांड का जिक्र कर रहे थे, यादव परिवार को सुरक्षित करके नस्लों को बर्बाद कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट पर बरी कर दिया है, वो इसलिए थोड़ा जानकारी लेकर आया करें। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ के पास क्या जानकारी, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बता दीजिए, वही दीपक जानकारी होगा। दिलीप जायसवाल जी हैं, उनका इस्तीफा कब होगा? क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में बतौर स्टाफ के रूप में काम करते हुए हत्या करके मेडिकल कॉलेज कम से कम आरोप तो अपने लेकर आइए, आरोप भी आप उधार में लेकर आ रहे हैं। इस्तीफा कब होगा? कम से कम आरोप तो आप खुद के आरोप ओरिजिनल लेकर आइए, आरोप भी आप उधार में लेकर आ रहे हैं। दिलीप संजय जायसवाल जी पर तमाम तरह के आरोप। अरे मान्यवर, कम से कम आरोप तो उधार से लेना छोड़िए, आरोप तो कम से कम आप खुद के लगाइए। अशोक चौधरी पर जो माफी मांगिए पहले पूरे बिहार से, जिस गर्द में, जिस अंधेर गर्द में आपने बिहार को ढकेल दिया है। कब होगा? ये लोग अपने नेताओं का इस्तीफा नहीं दिलाते हैं। अरे आप माफी कब मांगेंगे बिहार की जनता से? भारतीय जनता पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं होता है।
यहाँ इस्तीफा की कोई ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग की तरफ चूंकि आगे बढ़ रहे हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी आपका काउंटर रहेगा, बोलिए सर। स्वामीनाथ जायसवाल जी बोले, काउंटर रहेगा आपका। जिस तरह से बिहार में 20 साल से इन लोग की सरकार है और वहाँ विकास पलायन बेरोजगारी इतना ज्यादा हुआ जिससे लोग समझ गए कि अब युवाओं को, जैसे प्रधानमंत्री आए 14 में, भाइयों बहनों मित्रों, जुमलों का बादशाह हूँ, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में भर भर के काला धन ला के दूंगा। लेकिन इसी तरह बिहार को भी धोखा दिए 1.25 लाख करोड़। कांग्रेस पर बात करते हैं सर। स्वामीनाथ जी कांग्रेस पर बात करते हैं। स्वामीनाथ जी कांग्रेस पर बात करते हैं। 40 सालों से मुजफ्फरपुर में चीनी मिल खोलकर वहां चाय बना के पिलाऊंगा। बिहार में क्या हैसियत है, कितनी सीटें ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। स्वामीनाथ जी क्लोजिंग रिमार्क लेंगे सभी से। ये तो बता क्लोजिंग रिमार्क की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ। दिनेश सिंह गेट जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करूंगी सर। 1 मिनट सर, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। दिनेश सिंह गेट जी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट है आपके पास, पूरी डिबेट को कंक्लूड कीजिएगा। आप सीडब्ल्यूसी की बैठक को कैसे देखते हैं, गठबंधन को, महागठबंधन को कैसे देखते हैं, और एनडीए खेमे को की सिचुएशन को मौजूदा समय में कैसे देखते हैं, प्लीज इलैबोरेट कीजिएगा, बोले। देखिए सबसे पहले अगर जैसे बातचीत की जाए सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है उसको, उसके बारे में ये बताने में मेरा आकलन ये है कि सिर्फ जमीन, कोई भी जमीन तलाश करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे खूंटा गाड़ने के लिए सिर्फ है कि यहाँ पर पटना में आई है कांग्रेस, और उसको लेकर के आगे मेरी शुभकामनाएं है, सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन जिस तरीके जैसे कि सर मतलब इससे नतीजा सर ये निकालना चाहते हैं कि हम लोग उनकी बार्गेनिंग पावर सर बढ़े है और ज्यादा सीट जो है किसी न किसी लेने में सफल हो पाए, पहली चीज। दूसरी बात जैसे कि अगर आते हैं जैसे कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपनी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए अपने ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरीके से। और मैं साफ तरीके से बताऊं एक चीज, एक स्टेप आगे बढ़ करके कि आरजेडी को कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस उनके साथ रहे या ना रहे, तो उसी तरीके से उनको एक तरह से दोयम दर्जे में रखा हुआ है। तो ये होगी पहली चीज। दूसरी बात जैसे कि एनडीए गठबंधन की अगर बात अगर करें तो वो लोग अभी उससे 4 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। और जैसे चुनाव को लेकर के जैसे इससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा हो गया, अमित शाह उनका दौरा हो गया, या जैसे जेपी नड्डा उनका दौरा हो गया, और जो अन्य जो लोग हैं उनके वजह से पार्टी के शीर्ष नेता हैं तो उन्होंने भी दौरा करके, और इस टाइम जैसे आज की भी जो 2 दिन की बैठक है उसमें भी क्या हो रहा है कि जिले जिले की जो है वो बैठक चल रही है और हर जिले से 20-25 नेताओं को बुला करके और वहां के जिलाध्यक्ष वगैरह और वहां के जो प्रमुख नेता और जो टिकट जो चाहते हैं लोग उनको भी, और उस तरीके से पूरी तरीके से एक योजना बना के बूथ लेवल तक पहुंचने की योजना पूरी बना रखी है। यानी कि एग्रेसिव तरह से मैंने बताया था कि एग्रेसिव और एक्शन मोड में है, वो चीज कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करती है। तो दोनों को देखिए, जैसे कि अगर दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो उसमें जैसे कि अगर देखिए टिकट को लेके समस्या कुछ ना कुछ छोटी मोटी रहती है, लेकिन जैसे अगर मान के चले तो जैसे मैंने बताया चिराग पासवान और मांझी जी, इनको लेकर के सिर्फ समस्या कुछ सीट शेयरिंग को लेकर के ऊपर नीचे की बात हो तो बात अलग है। इसके अलावा अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें चाहे सीपीआई एमएल की बात करें, चाहे सीपीआई एम की बात करें, चाहे सीपीआई की बात करें, या जैसे कि और जैसे कि मतलब सैनी की जो बात करें, तो उसमें इस तरीके से करके पूरी सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में फॉर्मूला तय करना एक तरह से नाकों से चबाने वाली बात है, तो उसको कहीं ना कहीं पार पाना पड़ेगा। लाल बाबू खान जी 20 सेकंड्स रहेंगे सर, कंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत लंबा बोलने का समय मिला था, दिनेश जी को नहीं मिला था, इसलिए मैंने पूरे उनको 1-1.5 मिनट दिए थे। बोले सर, लाल बाबू जी कंक्लूड कीजिएगा 20 सेकंड। पूरे बिहार में वोट चोरी का नारा पूरे गली गली, जिला जिला, प्रखंड प्रखंड, पंचायत पंचायत घूम रहा है और लोगों के कानों में गूंज रहा है। लोगों ने जो पिछले 17 महीने में, लाल बाबू जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो शायद ये डिबेट पूरी ना हो। मुझे ये बताइए कि जो बीजेपी जेडीयू के साथ कर रही है वही आरजेडी कांग्रेस के साथ तो नहीं कर रही है? सीधा सवाल है सर, मैं सीधा पूछती हूं। कांग्रेस के साथ किसी तरह ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। हम लोग गठबंधन में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों ने जो तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल को घोषणा भी होगा हमारा तेजस्वी जी का, जो मुद्दों के साथ हम बिहार को देने के लिए जो वादा करेंगे, आज घोषणा भी होगा।
और सीट शेयरिंग पर भी आज क्लियर करीब करीब हो जाएगा। और हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से जो मुद्दा है बिहार का पलायन, बेरोजगारी और बिहार की जो समृद्धि और शक्ति और ताकत को जिस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए संकल्प। जी देखिए, उन लोगों ने हो गया ऑर्डर डाउन कीजिएगा। बिहार का अपमान किया, अरे स्वामीनाथ जी ठीक है, जिन लोगों ने बिहार का अपमान किया उन लोगों को इन लोगों ने मंच पे बुलाया, उनका माल्यार्पण किया, उनका सम्मान करने का काम किया, बिहार की दीवारी अस्मिता के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। निश्चित तौर पर चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना, समझा। कांग्रेस लगातार बिहार के अंदर कोशिश कर रही है कि खोई हुई जमीन को तलाशा जाए। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस का टारगेट बिहार है क्या? मेरी समझ से नहीं। कांग्रेस का टारगेट बिहार नहीं है बल्कि गुजरात है। लेकिन गुजरात से पहले बिहार कांग्रेस का लिटमस टेस्ट है, जिस लिटमस टेस्ट को कांग्रेस किसी भी हाल में पास करना चाहती है। यही वजह है कि रणनीति मेकिंग का काम, पॉलिसी मेकिंग का काम कांग्रेस ने बिहार की जमीन से स्टार्ट किया है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र सर्वप्रथम है।